अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स डायरी। डियर व्यूवर्स, आज हम टॉक्सिकोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे और बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे और फिर हम पॉइजन्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स और आखिर में हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉइजन्स के एक्शन को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजन्स यानी होमोसाइडल और सुइसाइडल पॉइजन्स के दरमियान फ़र्क को भी आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले टॉक्सिकोलॉजी क्या है, हम पहले भी इस बारे में पढ़ चुके हैं। इट इज़ द साइंस which deals with poisons with reference to their sources, properties, mode of action, symptoms, lethal dose, nature of fatal result, treatment, method of detection and estimation, and autopsy findings. So टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस जो है ये बहुत ही वास्ट फील्ड है जिसमें आप पॉइजन्स के बारे में स्टडी करते हैं और पॉइजन्स के सोर्सेस के बारे में, उसके डिफरेंट खसूसियात के बारे में, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, सिम्टम्स क्या है, लीथल डोज क्या है और नेचर ऑफ फैटल रिजल्ट्स क्या है, आउटकम क्या दे रहा है पेशेंट के अंदर और ट्रीटमेंट क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। लेकिन बीइंग अ फॉरेंसिक टेक्नोलॉजिस्ट और अ लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट आपको इस बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन भी हो तो इनफ है, but your prime responsibility is to know about the methods of detection and estimation। और ये आप लैब में जब आपके पास सैंपल्स आते हैं तो आपको हर एक पॉइजन्स के बारे में इतनी जानकारी ज़रूरी है कि इसके लिए डिटेक्शन का मेथड कौन सा होगा और उसको हम कैसे एस्टिमेट करेंगे। सो बेसिक्स आपको पॉइजन्स के बारे में सारी मालूम होनी चाहिए, सिम्टम्स, और डिटेल में आपको उसकी डिटेक्शन और एस्टिमेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। और ऑटोप्सी फाइंडिंग, दिस इज़ ऑल रिलेटेड अबाउट रिलेटेड टू अ मेडिको लीगल ऑफिसर्स जो कि ऑटोप्सी को परफॉर्म करता है या पोस्टमार्टम जो है परफॉर्म करता है और फिर सैंपल आपके पास लेबॉर्ट्री में भिजवाता है। फिर आ जाता है हमारे पास फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। फोरेंसिक में व्हेन द वर्ड फोरेंसिक कम तो इट मीन्स के इट विल बी रिलेटेड विद something to legal aspects. So it deals with the medical and legal aspect of the harmful effect of chemicals on human being. So उसको हम कह सकते हैं कि ये फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है जब हम लीगल एस्पेक्ट्स के तौर पे उसको देखते हैं। पॉइजन्स जो है, इट इज़ अ सब्सटेंस विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड, इनहेल्ड और इंजेस्टेड इज कैपेबल ऑफ acting deleteriously on the human body। हर वो सब्सटेंस जब आप उसको इनहेल करते हैं या आप एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर थ्रू एनी रूट, चाहे इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावास्कुलर है, इनहेलेशन है या एनी अदर रूट है, तो it will cause or it will result in a deleterious effect on the human body। मैंने पहले भी आपको फर्स्ट लेक्चर में पॉइजन्स और मेडिसिन्स के बारे में एक डिफरेंस का बताया था कि अ पॉइजन कैन बी मेडिसिन एंड अ मेडिसिन कैन बी अ पॉइजन। एनीथिंग विच टेकन इन एक्सेस और जो कि बॉडी पे कोई इफेक्ट काज करे तो वो उसको हम पॉइजन्स के इफेक्ट में डाल सकते हैं। यानी इवन अगर आप एक बंदे को मुंह में पाइप डाल के उसको ज़बरदस्ती पानी प्रेशर से उसके बॉडी में डालते जाएं तो एक वक्त आएगा कि वो उसके लिए एज ए पॉइजन काम करेगा और उसकी डेथ कॉज हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ जब उसकी ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेसिवली ली जाए और वो टॉक्सिक हो जाए तो उसको फिर हम पॉइजन्स की कैटेगरी में आ सकते हैं और वो डिलीटरियस इफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी में डाल सकता है। लेकिन हम यहाँ पे उन पॉइजन्स की बात करेंगे जिसकी अगर कम मिकदार में भी ली जाए या जिसको सुसाइडल या होमिसाइडल के तौर पे यूज़ किया जाता है तो उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पॉसिबल कॉजेज ऑफ पॉइजन्स क्या हो सकती है, यानी पॉइजन्स लोग क्यों लेते हैं। एक तो इंटेंशनली हो सकता है, एक अनइंटेंशनली भी हो सकते हैं। जैसे कि टेकिंग पॉइजन्स फॉर अ क्रिमिनल पर्पसेस, तो ये इंटेंशनली होगा। एक बंदा है
वो अगर खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो खुदकुशी के गर्ज से कोई चीज़ लेता है, तो ये भी एक क्रिमिनल एक्ट है। या वो किसी और की जान लेना चाहता है और उसके लिए जो भी केमिकल्स या मेडिसिन वो यूज़ करता है, तो वो भी क्रिमिनल पर्पजेज में आता है। सो एक तो रीज़न ये हो सकता है। दूसरा ये है कि swallow poisons in mistake of harmless substance, कि कोई आपके पास मेडिसिन पड़ी हुई है या आपने कोई हकीमी दवाई लेट से ली हुई है जिसका वाइट कलर है, और साथ ही कोई ऐसा जो पाउडर फॉर्म में कोई चीज़ पड़ी है जो कि वो भी उसी का सेम कलर है, तो आपने मिस्टेकनली उसको ले लिया, तो ऑफ कोर्स दैट इज पॉइजन, तो आपके ऊपर वो डिलीशियस इफेक्ट काज करेंगे। सो ऐसे हो जाता है कि मिस्टेकनली लोग गलती से वो एक चीज़ ले लेते हैं जो कि पॉइजन्स का काम करती है। इनहेलिंग वेपर्स एक्सीडेंटली और इग्नोरेंस, आप किसी रूम के अंदर जाते हैं, खास करके लैब्स के अंदर, वहाँ से ऑलरेडी किसी से फॉर्मलिन की बोतल गिर गई है, ठीक है, और उसकी वेपर्स जो है वो एयर में मौजूद है और क्लोज्ड रूम है, और उसके अंदर जैसे ही आप एंटर होंगे तो आप इनहेलर जो वेपर्स हैं वो उसको इनहेल करेंगे। इसी तरह साइनाइड्स वगैरह के वेपर्स हो सकते हैं, तो उससे वो भी एज ए पॉइजन एक्ट करते हैं। द इनकरेक्ट प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन हैविंग पॉइजन्स, अब मैंने कहा था कि पॉइजन्स अगर कोई मेडिसिन की मिकदार ज़्यादा हो जाए और वो टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाए तो वो एज ए पॉइजन एक्ट करेंगे। सो मेडिसिन में जो कुछ मटेरियल जो यूज़ होता है वो लार्ज डोजेज में पॉइजन्स का काम करता है, तो जब उसको प्रिपेयर किया जाता है, अगर गलती से उसकी कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो जाए, लेट से 5 मिलीग्राम की बजाय आपने 5 ग्राम उसमें ऐड कर दिया है एक फंक्शनल ग्रुप को या एक केमिकल को, तो वो ज़ाहिर है वो मेडिसिन से पॉइजन बन जाएगा, और वो जब पेशेंट तक जाएगा तो पेशेंट पे वो डिलीटरियस इफेक्ट काज करेगा। या कोई भी हकीमी दवाई है और वो मिस्टेकनली कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर जाए, तो फिर वो डिलीटरियस इफेक्ट बॉडी के ऊपर काज कर सकता है। द एक्सीडेंटल टेकिंग लार्ज डोजेज ऑफ मेडिसिन हैविंग पॉइजन्स, आप डोज आपने ज़्यादा ले ली है, ठीक है, एक्सीडेंटली आपने डोज ज़्यादा ले ली है, आपने 1 टैबलेट लेना था आपने 2 ले ली है या 3 ले ली है। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक है और अब वो अराउंड 1 ग्राम का है, 1000 मिलीग्राम, और आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपने वंस अ डे लेना है, यानी डेली 1 टैबलेट लेनी है, लेकिन आपने मिस्टेकनली 3 ले ली है या भूल गए आपने 2 बार ले ली है, तो इट could cause a deleterious effect on your body. It will be considered as poison. Excessive self medication और एडिक्शन, एक्सेसिव सेल्फ मेडिकेशंस ये होता है कि उसमें आपकी बॉडी जो है उसके लिए यूज टू हो जाती है। आज आप एक टैबलेट ले रहे हो, विद इन आफ्टर ईयर दैट टैबलेट माइट नॉट वर्क ऑन योर बॉडी, और आप 2 लेना शुरू हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट 2 ईयर के बाद आप 3 लेना शुरू कर लेते हैं, और आपकी बॉडी एडिक्ट होती जाती है, और एक वक्त आ जाता है कि वो आपकी बॉडी में कुछ सब्सटेंस में भी एक्यूमुलेट भी हो रहे हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो फिर वो आपको ड्रग्स जो है वो पॉइजन्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है। सबसे अहम एग्जांपल आपके पास एल्प्रोजोलाम की है, जो लोग एज एंग्जाइटी के तौर पर ले रहे होते हैं, तो वो जब उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो उसकी डोज बाज़ वो बढ़ाते जाते हैं, जो कि एडिक्शन की तरफ बात चली जाती है, वैसे उनको नींद नहीं आती उसके बगैर, तो वो बाद में एज ए पॉइजन्स के तौर पे भी हो सकता है। ज़्यादातर इस तरह के केसेस जो लोग एंग्जाइटी के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो फॉरेंसिक में मोस्टली रिपोर्ट होते थे, जो कि हम कहते हैं कि एक्सीडेंटली स्वालो कर लिए मेडिसिन, तो बच्चों के केसेस बहुत रिपोर्ट होते हैं। घर में बूढ़ों के लिए अक्सर एल्प्रोजोलाम वगैरह जो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स हैं वो पड़ी होती है, या जिसे हम नींद की गोलियां कहते हैं उर्फ़ आम में, तो वो बच्चे जो है वो टॉफ़ी समझ के 3-4 इकट्ठे ले लेते हैं, फिर वो बेहोश पड़े होते हैं, क्रिटिकल होती है कंडीशन, और फिर उनके स्टमक वाश वगैरह आते हैं, जब हम देखते हैं तो उसमें वो टेस्ट पॉजिटिव आता है इन इन ड्रग्स के लिए, तो ये इस तरह की चीज़ें भी रिपोर्ट होती है। इसीलिए कहते हैं कि ड्रग्स को आपने बच्चों से दूर रखना है, कोई भी चीज़ हो जो बच्चे सॉलो कर सकते हैं तो उससे दूर रखना है। बाइट ऑफ पॉइजनस एनिमल फूड इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया, तो आप ये भी हो सकता है कि कोई पॉइजनस एनिमल है जो जिसकी बाइट से आपको पॉइजनिंग हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप माइन्यूट सा डिफरेंस है, ये मालूम कर लें कि पॉइजनस
पॉइजन क्या है कि पॉइजनस क्या हो सकता है कि आप किसी चीज़ को खाते हैं या बाइट करते हैं और उससे आपको जो इफेक्ट होगा तो उसको वो पॉइजनस होगा। वेनेमस, जब कोई चीज़ आपको बाइट करती है और उससे जो आपको इफेक्ट होगा वो वेनेमस होगा, यानी वो एनिमल जो है वो वेनेमस होगा जो वो आपको बाइट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वेनम है। और जब आप कोई चीज़ लेते हो और वो आपके बॉडी के अंदर डिलीटरस इफेक्ट करते हैं, सो दैट विल बी पॉइजन। फूड इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया, सो यू नो देयर आर डिफरेंट बैक्टीरिया जो कि फूड पॉइजनिंग वगैरह काज करते हैं। सो दैट वाज पॉसिबल कॉजेज ऑफ द पॉइजन। अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं कि ब्रॉडली हम ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स हम पॉइजन्स को किस में कितने में क्लासीफाई कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स हम चार ब्रॉडली उसके ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं और फिर उसकी फर्दर हम डिवीजन करते हैं। जैसे कि कोरोसिव हैं, कुछ पॉइजन्स जो है वो कोरोसिव हो सकते हैं, और इसके अलावा एरिटेंट्स हैं, और जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन काज करते हैं, तो वो एरिटेंट्स के उसमें ज़िम्रे में आ जाते हैं। सिस्टेमिक हो सकते हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे सेडेटिव्स हो गए, स्टिमुलेंट्स हो गए, और एट द एंड मिसलिनियस कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि डिफरेंट उसका इम्पैक्ट हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता। तो हम उसको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। कोरोसिव है एज इट्स नेम इंडिकेटिंग ऑल दोस पॉइजन जो कोरोजन काज कर सकता है आपके स्किन के ऊपर या आपके किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह में अगर आप वेपर्स इनहेल करते हो। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आपके पास मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के केसेस ज़्यादातर जो रिसीव होंगे आपके पास फॉरेंसिक लैब में कि कोई स्किन पार्ट बंदे का भेजा गया होगा कि इस पे क्या तेज़ाब, जो क्वेश्चन करते हैं पुलिस वाले या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कि क्या इसके स्किन के ऊपर तेज़ाब के असरात हैं या नहीं है, ठीक है। सो दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी रिपोर्ट होते हैं कि खुदकुशी के पर्पज़ के लिए लोग तेज़ाब पी भी लेते हैं, सो उसके बड़े ऑब्वियस से सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। वो ऑटोप्सी टेबल से ही आइडिया हो जाता है और टिपिकल स्मेल से भी आइडिया हो जाता है। और इसमें जो मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड और बोरिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड्स में आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स में आपके पास सिट्रिक और फॉर्मिक एसिड्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कंसिडर होते हैं, कोरेसिव के तौर पे सिम्टम्स शो करते हैं ये। स्ट्रॉन्ग अल्कलीज में कौन से हैं, इसमें पोटाशियम है, अमोनिया है, कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एक्सेट्रा, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग अल्कलीज है जो कोरोजन काज कर सकते हैं। मेटेलिक साल्ट्स में फिर आपके पास आ जाता है जिंक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, सो ये भी कोरोसिव है और पॉइजन्स के कैटेगरी में कोरोसिव के सिम्टम्स काज करते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास जो ब्रॉड कैटेगरी में दूसरे नंबर पे वो एरिटेंट्स हैं। एरिटेंट्स जो है वो एग्रीकल्चरल हो सकते हैं। एग्रीकल्चरल में आपके पास हो सकता है कि डिफरेंट ऑर्गेनोफॉस्फेट्स वगैरह हैं, ये जो स्प्रेज वगैरह हम यूज़ करते हैं पौधों वगैरह के लिए, तो वो इसके कैटेगरीज में आ सकते हैं। और फिर इनऑर्गेनिक आ सकते हैं। इनऑर्गेनिक में नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं, और नॉन मेटेलिक की एग्जांपल है फास्फोरस, आयोडीन, ब्रोमीन वगैरह। और मेटेलिक में आपके पास आर्सेनिक, कॉपर और लेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। मैकेनिकल पॉइजन्स कैसे हो सकते हैं, यानी मैकेनिकली कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो पॉइजन्स के तौर पर यूज़ हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि पाउडर्ड ग्लास है, डायमंड्स है, डायमंड डस्ट है या हेयर्स है। जब ग्लास को इतनी बारीक तरीके से पाउडर फॉर्म में लिया जाता है तो उसको बाज़ औक़ात लोगों को लिक्विड फॉर्म में दे दिया जाता है किसी चीज़ में, ताकि पता ना चले, और बाद में जाके वो स्टमक में और इंटेस्टाइन में वो परफोरेशन काज करता है, ब्लीडिंग काज करता है, इंटरनल ब्लीडिंग। सो ये एक ट्रिक है जो कि पॉइजन्स के तौर पे यूज़ की जाती है। ये डायमंड डस्ट यूज़ किया जा सकता है। इवन हेयर को बहुत बारीक काट कर और फिर किसी को दिया जाता है ताकि पता ना चले, और बाद में वो जाके अंदर जो इंटेस्टाइन वगैरह है वो उसको डैमेज करता है। ऑर्गेनिक में फिर आपके पास आ जाते हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल के उसमें कुछ प्लांट्स वगैरह है जैसे कैस्टोर, कैल्ट्रोपिस, एलोए वगैरह, जो कि पॉइजन के तौर पर यूज़ हो सकता है, और ये
सिम्टम्स काज करता है। एनिमल्स में स्नैक बाइट और इंसेक्ट बाइट्स हो सकते हैं। जो इंसेक्ट बाइट में बाज़ औक़ात ये इतना प्रोफाइलैक्टिक एलर्जिक रिएक्शन शो करता है, अमेरिकन में ऐसे केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं जिससे डेथ काज हो जाती है। और स्नैक बाइट आपको पता है कि वेनेमस होता है, सो दैट कैन आल्सो लीड टू डेथ। सिस्टेमिक पॉइजन्स, दिस इज द very important one, because in systemic poisons जिसमें आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, मोस्ट ऑफ द ड्रग ऑफ द एब्यूज जो है वो, या रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं वो सिस्टेमिक पॉइजन्स के कैटेगरीज में आते हैं। तो इसमें सबसे पहले सेरेब्रल है। सेरेब्रल में आपके पास ब्रॉड कैटेगरी सेरेब्रल है, और इसके अंडर जो दूसरी कैटेगरी आ रही है वो CNS डिप्रेसेंट है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट्स। ये आपके क्या करते हैं कि ओवरऑल जो बॉडी एक्टिविटी है उसको स्लो कर लेती है, और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो बड़े ऑब्वियस से होते हैं। इसमें सेडेटिव्स आ जाते हैं, इसके एग्जांपल्स में हिप्नोटिक्स आ सकते हैं, ओपियोइड्स आ सकते हैं, अल्कोहल्स वगैरह आ जाते हैं, जो काइंड ऑफ गुनूदगी बंदे पे तारी कर लेते हैं, सुस्ती उसमें आ जाती है। उसके मोटर रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो निस्बतन स्लो होते हैं CNS डिप्रेसेंट्स में। तो ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं, और अगर ऐसा कोई केस आता है तो उसको फिर हम उसमें इन चीज़ों को देखते हैं, अल्कोहल, ओपियोइड्स, हिप्नोटिक्स वगैरह वगैरह। क्योंकि ड्रग ऑफ अब्यूज़ में ओवरडोज में बंदे की डेथ भी हो जाती है, और अगर ओवरडोज ना भी हो और कोई पुलिस के केसेस में बंदे अलाइव बंदे ले आते हैं कि इसमें से सैंपल्स ड्रॉ करें कि इन्होंने ये जो रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए ये ड्रग्स या ये लिक्विड्स यूज़ किया है या नहीं किया, तो फिर आपने उसके ब्लड में या यूरिन में इन चीज़ों को डिटेक्ट करना होता है बीइंग लैब टेक्नोलॉजिस्ट। CNS स्टिमुलेंट्स जो है ये उसका बिल्कुल उलट है जो CNS डिप्रेसेंट है। स्टिमुलेंट्स जो है वो स्टिमुलेशन काज करता है, एज यू नो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आइस है, जो आजकल एक बहुत ही नासूर बन चुका है हमारे मुआशरे का, और उसको एम्फिटामिन्स या मिथ एम्फिटामिन्स कहा जाता है, और उसके केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट भी होते रहे हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। और ये इतना इसका इफेक्ट शदीद होता है कि हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है अगर स्लाइटली ओवरडोज हो जाता है, और बंदे की डेथ हो जाती है, कार्डिक अरेस्ट पे चला जाता है। इसमें नींद नहीं आती आइस की केस में, और बंदे में आंखें उसकी ऐसी अजीब सी निकली हुई होती है और पता चल रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है। जो डिप्रेसेंट में होता है बंदा बहुत ज़्यादा सुस्त और गुनूदगी उस पर तारी होती है। स्टिमुलेंट्स जो होते हैं, क्योंकि जब आपको नींद ही नहीं आती, पूरे हफ्ते से आप सोए नहीं होते, बंदे में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है और बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है। साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हो सकते, TCA हो सकता है, जिसे साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी कहते हैं, और कैफीन्स वगैरह हो सकती हैं अगर आप उसको ज़्यादा डोसेज में लेते हैं। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ द CNS स्टिमुलेंट्स। और इसके हमारे पास हम डिफरेंट HPLC टेक्निक से भी उसको कर सकते हैं अगर हमने क्वांटिटेटिव रिजल्ट फाइंड आउट करना है। अदरवाइज हमारे पास इसकी क्रोमेटोग्राफिक डिवाइसेस अवेलेबल होती है जिस पे हम तमाम ये रिक्रिएशनल ड्रग्स या ड्रग ऑफ एब्यूज़ को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। डिलीरियंट्स जो है, दीज आर काइंड ऑफ हेलुसिनोजेंस, जिसमें दतूरा और कैनबिस के जो वो है प्लांट्स जो है वो इस कैटेगरीज में आते हैं। ये क्या करते हैं, हेलुसिनोजन क्या होता है कि बेसिकली कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन आपको दिमाग आपके सामने एक ऐसी इमेज क्रिएट कर लेता है कि आपको लगता है कि जैसे आप वो एक्टिविटी आपके सामने हो रही है, ठीक है। नॉर्मली जो दूर दराज इलाकों में जो कुछ होते हैं, जड़ी बूटियां पी लेते हैं, कोई कि फलां बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है और उसको परियां नज़र आती हैं दिन में, ऐसा कुछ नहीं होता। वो ऐसी चीज़ें पी लेते हैं और फिर उनको लग रहा होता है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ किसी चीज़ परी के साथ या कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, वो उसकी हेलुसिनेशन होती है। स्पाइनल में फिर आपके पास कुछ प्लांट्स हैं, नक्स वोमिका और गिल्सेनियम वगैरह, जो कि इफेक्ट शो करते हैं। पेरिफेरल में फिर आपके पास भी कुछ और प्लांट है, कोनियम कोरारे वगैरह, जो कि इफेक्ट शो करते हैं। और कार्डियोवास्कुलर में आपके पास क्विनीन और टोबैको है। एस्फेक्सिएंट्स क्या है? एस्फेक्सिएंट्स वो है
जिसके इनहेल करने के बाद आप सफोकेट हो जाते हैं और आप सांस लेना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली केसेस रिपोर्ट होते हैं सर्दियों में जब गैस ऑन हो जाता है और गैस ऑन होने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है उसको, और फिर वो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हुई होती है। और ये साइलेंट किलर के तौर पे काम करते हैं। यानी आप एक रूम में हैं और वहाँ पे कोई एस्फेक्सिएंट्स खुला छोड़ दिया है, यानी कार्बन डाइमोनोऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। आप बैठे बैठे या सोए सोए आपकी डेथ हो जाती है और आपको पता भी नहीं चल रहा होता। सो इसके लिए फिर अलग हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसकी डिटेक्शन के लिए। फिर आ जाती है मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपके पास फूड पॉइजनिंग हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग वगैरह है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल होमोसाइडल एंड सुइसाइडल पॉइजन। ये हम पहले थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। होमोसाइडल पॉइजन्स के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती हैं और सुइसाइडल की क्या हो सकती है। सो कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम देखें कि सबसे पहले कि अवेलेबिलिटी क्या है। होमिसाइडल के केस में भी चीप हो और इजी होगा, सुसाइडल में भी सस्ता होगा और इजीली अवेलेबल होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ें तो एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट में इजीली अवेलेबल होती है। यानी जो रेट के किल के लिए जो जिंक फॉस्फाइड है, या गंदम के अंदर जो टेबलेट्स रखी जाती है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, तो वो एक्चुअली डेथ कॉज करती है, लेकिन लोग सुसाइडल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, और इजीली आपको लोकल शॉप से मिल जाती है, जो कि एक बड़ी अलमिया की बात है। होना ऐसा नहीं चाहिए, कुछ अथॉरिटी रेगुलरिटीज़ होनी चाहिए। इस तरह की पॉइजन्स कोई इस तरह सेल नहीं होनी चाहिए। टेस्ट और कलर, जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होमिसाइडल पॉइजन में होगी तो वो टेस्टलेस होगा, कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा। क्योंकि होमिसाइडल पॉइजन्स नॉर्मली क्रिमिनल पर्पस माइंड लोग जो है, जब किसी को उन्होंने देना होता है, जैसे पुराने ज़माने में भी काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुई है, तो उसमें वो ऐसे पॉइजन्स को प्रेफर करते हैं जो टेस्टलेस हो, कलरलेस हो और ऑर्डरलेस हो, जो उनको दे सकें और बंदे को पता ना चले। जबकि सुसाइडल में जो है टेस्टलेस हो और प्लीजेंट्स हो, यानी बंदे ने खुद अगर अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना है, तो मैं इस बात से थोड़ी सी डिसएग्री करूँगा। जो प्रैक्टिकली मेरा एक्सपीरियंस है, बुक्स में आल्दो के लिखा है कि प्रेफरेबली यही होता है कि टेस्टलेस हो और प्लीजेंट्स हो। जब बंदा खुद ही अपनी ज़िंदगी का चराग गुलने करने लगा हो, तो क्या वो आखिर में टेस्ट के पीछे जाएगा या प्लीजेंट स्मेल की तरफ जाएगा? ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं, जो परसेंटेज अगर हम निकालते हैं, तो वो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की, जिसकी बहुत ही कोई सख्त स्मेल होती है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसको लेकिन लोग उसको यूज़ करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। सो जब जिसने ज़िंदगी का खात्मा करना होता है, वो टेस्ट और प्लेजेंट टेस्ट को और उसको नहीं देखा जा सकता, एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में। द लीथल डोज इज़ ऑल अबाउट द क्वांटिटी, जो कि इनफ है एक डेथ कॉज करने के लिए या कोई डिलीटरियस इफेक्ट्स डालने के लिए। तो लीथल डोज स्मॉल अमाउंट में जो है वो जो अगर होमोसाइडल पॉइजन हो तो दैट कैन कॉज अ डेथ, जबकि सुइसाइडल के केस में भी अ स्मॉल अमाउंट विल बी इनफ टू कॉज अ डेथ। जबकि लीथल पीरियड जो है, लीथल पीरियड होमोसाइडल में ऑफ कोर्स लोग इस बात का एडवांटेज लेते हैं कि अगर वो क्रिमिनल माइंड बंदा है और उसने किसी को पॉइजन्स करना है, तो उसको वो स्मॉल अमाउंट में पॉइजन करेगा, और ताकि उसमें साल लगे, महीना लगे या हफ्ते लगे और किसी को शक ना हो कि ये इसको किया गया है। पुराने ज़माने में बादशाहों को के साथ ये काम किया जाता रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप अगर इकट्ठे बड़ा डोज में दे देते हैं तो बंदे की फ़ौरन ही डेथ हो गई है, आपने कुछ पानी पिलाया और फ़ौरन ही डेथ हो गई, तो ज़ाहिर है बंदा पकड़ा जाता है। तो वो इस तरह के काम करते हैं कि लॉन्ग पीरियड के लिए देते हैं, लेकिन स्मॉल डोजेस में देते हैं। जबकि सुसाइडल में ये काम उलट होता है कि उसमें क्या करता है कि लीथल पीरियड जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। बंदे ने अगर ज़िंदगी ख़त्म करनी है तो फिर इतने अमाउंट में ले लेता है कि फ़ौरन ही डेथ हो जाती है। एंटीटोड जो है इसका डिफ़िकल्ट होता है, होमिसाइडल का और सुइसाइडल का भी। ऑफ कोर्स जब पॉइजन सिलेक्शन ही ऐसी की गई है, तो उसका काउंटर एक्ट करने के लिए ट्रीटमेंट इतनी आसान नहीं होती।
साइन एंड सिम्टम जो है, इट इन द होमोसाइडल केस अगेन इट विल बी रिजेंबल अ डिजीज। रिमेंबर आर्सेनिक का मैंने कहा कि वो कॉलरा से रिलेटेड उसके सिम्टम्स होते हैं, डायरिया वगैरह होते हैं, तो वो इसीलिए फिर होमोसाइडल में इस तरह का पॉइजन सेलेक्ट किया जाता है कि डिजीज से मिलती जुलती इसके सिम्टम्स हो। अगर बंदा मर जाता है तो लोग कहेंगे कि फला डिजीज से मरा है, ताकि केस ना बने। जबकि इसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता, सुइसाइडल है, बंदे ने खुद ही खात्मा करना है, सो ही विल नॉट केयर अबाउट साइन एंड सिम्टम्स। एग्जाम्पल्स हमारे पास आर्सेनिक है, एकोनाइट्स वगैरह है, जबकि सुइसाइडल में हमारे पास ओपियम्स है, बारबिचुरेट्स है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है। दीज आर द कॉमनली यूज पॉइजंस जो कि सुइसाइडल के तौर पे यूज हो सकते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड्स जो है, दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज इन आवर सोसाइटी। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं पॉइजंस के एक्शन को, सो वो हम अभी देखेंगे। तो वो डोज भी हो सकता है कि कितने डोज में पॉइजन दिया गया है, फॉर्म ऑफ पॉइजंस कि किस तरह दिया गया है, यानी वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, या फिर वो गैशियस फॉर्म में है। और उसके बाद बारी आ जाती है कि मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर है, ठीक है, और एट द एंड के बॉडी कंडीशंस क्या है बंदे की, वो बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, और या और कोई कोमोरबिडिटीज उसको है, तो उस पर उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा। डोज में अगर हम देखें तो हो सकता है कि वो बंदा जो है वो हैबिचुअल हो गया हो एक ड्रग का, तो उसका टॉलरेंस लेवल डिफरेंट होगा टुवर्ड्स पॉइजंस, ठीक है। एक बंदा है जो पहले से बारबिचुरेट्स डेली लेता रहा है, तो उसके लिए एक लेट से एक 5 मिलीग्राम उसके लिए मे बी इनफ ना हो, लेकिन एक नया बंदा है और वो सिमल्टेनियसली 5 मिलीग्राम ले लेता है, तो उसकी डेथ काज हो सकती है। जबकि हैबिचुअल बंदा हो तो उसके लिए 5 मिलीग्राम जो है वो नॉर्मल डोज होगा, वो इतने साइड इफेक्ट्स उसके नहीं होंगे। फिर एलर्जिक रिस्पॉन्स भी आ सकता है, एक बंदे में एक माइन्यूट क्वांटिटी में भी एक एलर्जिक एनाफिलेक्टिक रिस्पॉन्स शो कर लेता है, जो कि डिलीटरियस इफेक्ट काज करता है। सिनर्जिक इफेक्ट हो सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक बंदा इतना नशे का आदी है कि वो दो चीज़ें कंबाइन नहीं लेता है, ठीक है, तो या कम्बिनेशन में ले लेता है, तो उसका दोनों का जब मिल के बॉडी के अंदर इफेक्ट आता है तो वो बड़ा सीवियर होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अल्कोहल और बारबिचुरेट्स, ये दोनों ड्रग ऑफ अब्यूज़ में आते हैं। अल्कोहल तो खैर रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है, बारबिचुरेट्स भी, लेकिन अगर इसको इकट्ठे लिया जाए अल्कोहल और बारबिचुरेट्स दोनों को, तो डेथ जो है वो काज करता है, इसके दोनों का सिनर्जिक इफेक्ट इतना खतरनाक होता है। लिहाजा आपके पास जब भी लैब में इस तरह की केस रिपोर्ट होती हैं कि अगर आप अल्कोहल की उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो और अल्कोहल लेवल उसका इतना आ जाता है कि उससे आपको पता है कि डेथ नहीं काज हो सकती बंदे की, तो आपको चाहिए कि उसके साथ बारबिचुरेट लेवल भी उसके ब्लड में देखें। सो अगर बारबिचुरेट्स भी उसका पॉजिटिव आता है तो इट मीन्स के दैट पर्सन died due to alcohol and barbiturate synergic effect, ठीक है। सो उसके बाद फॉर्म ऑफ पॉइजंस क्या हो सकती है, फिजिकल स्टेट आप देखते हैं कि वो फिजिकल स्टेट पॉइजंस की क्या है, ठीक है, वो लिक्विड है या वो कॉम्बिनेशंस ऑफ केमिकल्स हैं या वो मैकेनिकल कॉम्बिनेशंस में है, किस फॉर्म में है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसकी, गैसियस फॉर्म में है, वेपर्स है, इंट्रामास्कुलर है या इंट्रावास्कुलर है। ज़ाहिर है गैसियस फॉर्म में उसका इफेक्ट ज़्यादा क्विकली होगा, इंट्रावास्कुलर का भी ज़्यादा क्विकली होगा, इंट्रामास्कुलर शायद इतना ना हो, या जब ओरली इंजेस्ट करते हो तो उसका इफेक्ट डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि अब स्नेक वेनम है, अगर आप उसको इंजेक्ट करते हैं तो उसका डिलीटरियस इफेक्ट करता है, लेकिन अगर आप उसको स्वालो करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो उसका सिम्टम्स जो है वो सिम्टम्स उसके सीवियर नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन अगर इंजेक्ट होगा तो फिर उसके सिम्टम्स काफ़ी सीवियर होंगे। कंडीशंस बॉडी की क्या है, अगर बॉडी एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम पे है, एक एक्सट्रीम पे जब एजड बंदा होता है तो उसके ऑर्गन ऑलरेडी जो है वो इतने अच्छे इफेक्ट नहीं होता, लिवर का भी अच्छे फॉर्म में नहीं होता, किडनीज वगैरह, तो फेलियर की तरफ जल्दी जा सकते हैं ड्यू टू पॉइजन इफेक्ट। जब बच्चे होते हैं उसका बॉडी मास इतना नहीं होता, तो उसके लिए माइन्यूट क्वांटिटी भी एक लीथल डोज का काम कर सकती है।
सो एज बड़ा इफेक्ट करता है। स्टेट ऑफ हेल्थ, अगर बंदे की कोमोरबिडिटी साथ मौजूद है तो उस केस में भी इफेक्ट उसका बढ़ सकता है। फिर स्लीप इन इंटॉक्सिकेशन वगैरह, यानी अगर ड्रग या आपके पास जो पॉइजन्स है वो आप लेने के बाद आप स्लीप मोड में चले जाते हैं, सो जाते हैं, तो उस वक्त ये होगा कि आपका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी स्लो होगा, तो उसकी वजह से उसका इफेक्ट उतना सीवियर नहीं होगा जितना आप जब जागते में होते हैं तो मेटाबॉलिक रेट स्पीड होता है, तो ड्रग जो है वो उतना जल्दी जो है आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच के उसका इफेक्ट शो कर रहा होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हियर इज द रेफरेंसेस